ओके, तो इसमें यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्शन, इससे पहले हम लोग जो है सेल्फ इंडक्शन पार्ट को पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो सेल्फ इंडक्शन में वर्ड आ रहा है सेल्फ, तो हमको यहाँ पर बहुत आराम से ये चीजें सारी पढ़ी कि लेंज लॉ जो है हर जगह एप्लीकेबल है। मैं थोड़ा सा ब्रीफ इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कोई भी कोइल है, ठीक है, जब किसी भी कोइल में हम करंट फ्लो करते हैं तो उस कोइल को तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तक कि उस करंट की वैल्यू को कांस्टेंट रखा जाता है, क्योंकि जब तक करंट कांस्टेंट है तो उससे एसोसिएटेड फ्लक्स भी क्या रहेगा, कांस्टेंट, ठीक है। अब पूरा बताऊंगा नहीं कि हाँ करंट कांस्टेंट तो उससे बनने वाला बी कांस्टेंट तो उससे बनने वाला फ्लक्स कांस्टेंट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फ्लक्स में चेंज नहीं है इस वजह से। लेकिन जैसे उस कोइल में फ्लो होने वाले करंट को हम क्या करते हैं, चेंज, तो वो कोइल क्या करती है, उस करंट में चेंज का अपोज करती है। क्यों? क्योंकि करंट चेंज होने से क्या चेंज हो गया, फ्लक्स, और फ्लक्स चेंज होने से फैराडे लॉ ये कहता है कि फ्लक्स चेंज होगा तो एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। लेंज ये कहता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो अपोज करेगा उस फ्लोइंग चेंज का, क्या करेगा, अपोज। तो हमने ये कहा कि कोई भी कोइल, जिस कोइल में हम करंट फ्लो करवा रहे हैं, उस करंट के चेंज होने पर वो कोइल उस करंट में चेंज का अपोज करती है। और वो कोइल करंट में चेंज का कितना अपोज करती है, इस चीज को बताया गया एक पैरामीटर के द्वारा। वो पैरामीटर था उस कोइल का सेल्फ इंडक्टेंस, जिसको हम लिखते किससे हैं, एल से। जैसे किसी भी तार का रेजिस्टेंस होता है आर, वो ये बताता है कि उस तार में फ्लो हो रहा करंट का वो तार कितना अपोज करेगा। सिर्फ करंट का ही अपोज करेगा, वो तो करंट का ही अपोज करता, चाहता ही कि करंट फ्लो हो ही ना। लेकिन हमारी कोइल सिर्फ करंट में चेंज का अपोज करती है, तो वो कोइल करंट में चेंज का कितना ज्यादा अपोज करती है, ये कौन बताएगा, एल, ठीक है। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं, ये जो एल था इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस, क्योंकि यहां पर केवल एक ही कोइल का इन्वॉल्वमेंट था, उसी कोइल में करंट चेंज कर रहे थे और वही कोइल उस करंट में चेंज का क्या कर रही थी, अपोज। अब हम बात कर रहे हैं, जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो है म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल वर्ड तभी आएगा जब बात दो की हो, सही बात है। तो यहां पर अब सब लोग देखिए, डायग्राम को देख लीजिए, थोड़ा सा डायग्राम से मैं कुछ थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। हमारे पास यहाँ पर दो कोइल्स रहने वाली हैं। इस कोइल में ये सब देखकर बहुत सिंपल सी चीजें, एक बैटरी लगाई है और ये जो सिंबल है एक वेरिएबल रेजिस्टेंस रियोस्टेट का सिंबल है। इसका इस्तेमाल किया जाएगा इस सर्किट में, इस प्राइमरी सर्किट में करंट को चेंज करने के लिए, क्योंकि अगर इस सर्किट का रेजिस्टेंस बदलेगा तो इसमें फ्लो होने वाला करंट भी क्या होगा, चेंज। तो अब जरा ध्यान से देखिए, इसी डायग्राम को मैं यहां पर बना रहा हूं और अपने तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं। इस कोइल में फ्लो हो रहा करंट अगर चेंज होगा तो इसके ठीक पास में रखी है दूसरी एक कोइल, जिस कोइल में हम करंट फ्लो करवा रहे हैं इसको हम बोलते हैं कौन सी, प्राइमरी कोइल। और इसके पास में रखी कोइल जिसमें हम जो कुछ ऑब्जर्वेशन हम देखेंगे, उसमें क्या जोड़ रखा है, गैल्वेनोमीटर, इसको हम क्या बोल रहे हैं, सेकेंडरी कोइल, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि इस कोइल में अगर हम करंट फ्लो करवाएंगे तो करंट फ्लो करने से क्या होगा, इस कोइल में क्या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, कैसे प्रोड्यूस होगा, किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, अलोंग द एक्सिस होगा कि नहीं होगा, ये देखो, ये देखो, ये अलोंग द एक्सिस इसका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, हो गया। अच्छा, ये जो दूसरी कोइल है इसको बिल्कुल इससे चिपका करके रखा गया है, यानी कोएक्सियल रखा गया है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड इसका बनेगा किसका, प्राइमरी का, वही मैग्नेटिक फील्ड का एडवांटेज दूसरी को भी मिल रहा है, दूसरी में से भी पास हो रहा है। जैसे अपने घर में मान लो बहुत तेज म्यूजिक बजा रहे हैं और हो क्या रहा है, बगल का पड़ोसी डांस कर रहा है, मतलब म्यूजिक तो अपना है लेकिन आवाज तो वहां पर भी जा रही है। बस वही बात है, यहां पर अगर अपन करंट फ्लो कराएंगे तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो दूसरी में से भी पास हो रहा है, ठीक है। तो अब आप बताइए, इस सेकेंडरी कोइल का फ्लक्स क्या प्राइमरी कोइल के फील्ड पर डिपेंड कर रहा है, सीधा पॉइंट पर आ जाते हैं। पॉइंट ये है कि अगर हम प्राइमरी कोइल का करंट चेंज करेंगे तो इससे बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड, मान लो करंट अगर अपन बढ़ाएंगे तो इससे बनने वाला फील्ड ये बढ़ेगा, तो इससे एसोसिएटेड सेकेंडरी का फ्लक्स भी बढ़ेगा, और सेकेंडरी का फ्लक्स चेंज हो गया तो लेंज आ जाएंगे, फैराडे आ जाएंगे। क्या बोलेंगे वो कि फ्लक्स चेंज हुआ तो इस कोइल में एक ईएमएफ इंड्यूस होना चाहिए। तो प्राइमरी कोइल के करंट के चेंज होने से सेकेंडरी कोइल में एक ईएमएफ इंड्यूस हुआ, इसी को हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन।
कहते हैं। और यहाँ पर जो सेकेंडरी कॉइल का जो फ्लक्स में चेंज होगा, उससे जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, वो इंड्यूस ईएमएफ किस तरह से होगा? वो ईएमएफ इंड्यूस इस तरह से होगा कि ये प्राइमरी कॉइल में फ्लो हो रहे करंट में चेंज का अपोज करना चाहिए। ठीक है, तो अब मतलब ये है कि ये कॉइल में जो भी करंट इंड्यूस होगा, वो इंड्यूस करंट की वजह से बनने वाला इंड्यूस फील्ड जो होगा, वो इस फील्ड की डायरेक्शन में होगा या अपोजिट होगा? अपोजिट तब होगा जब ये फील्ड क्या हो? बढ़े। सही बात है। और सेम में कब होगा? जब ये फील्ड क्या हो? कम। ये सारी बेसिक बातें हैं, इसी को हम म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ये देखो यार, इफ द करंट इन प्राइमरी कॉइल is changed with respect to time, then flux related to the secondary coil is also changed. So an EMF is induced in secondary coil, and this is called mutual induction. ठीक है, अब हम बात करते हैं यहां पर, वहां पर हमने एक पैरामीटर पढ़ा था L, सेल्फ इंडक्टेंस। यहां पर भी हम ऐसा ही एक पैरामीटर पढ़ेंगे कि अभी हमने क्या बोला, यहां इस सेकेंडरी में इंड्यूस होने वाला ईएमएफ या इस सेकेंडरी में करंट जो इंड्यूस होगा, उससे बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या चाहेगा? इस फील्ड के चेंज होने का क्या करेगा? अपोज करेगा। तो कितना अपोज करेगा, वो कितना अपोज करेगा, इस बात का निर्धारण होगा एक नए पैरामीटर से। वहां पर वो पैरामीटर था सेल्फ इंडक्टेंस L, यहां पर हम वो पैरामीटर देखते हैं सेकेंडरी को। चलो देखते हैं कैसे आएगा। सेकेंडरी कॉइल का जो फ्लक्स है, क्या वो प्राइमरी कॉइल के फील्ड पर डिपेंड कर रहा है? पक्का? तो सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स में लिखकर बताओ। B1, इस कॉइल का मान लो एरिया क्या है? A2 है। तो बताइए फील्ड किसका? फील्ड किसका? प्राइमरी का। लेकिन मिल किसको रहा है? सेकेंडरी के एरिया A2 में से पास हो रहा है? हो रहा है। ठीक है, और क्या सेकेंडरी के कुछ टर्न हो सकते हैं? मान लो एंटी टर्न से। चलो, क्या यहां पर B1 जो है उसके अंदर क्या करंट I1 छुपा हुआ है? फर्स्ट प्राइमरी कॉइल का जो फील्ड है वो किससे प्रोड्यूस हुआ? इसके करंट। चलो मैं इन शॉर्ट डायरेक्ट बोलता हूं, सारी बातें बीच की हटाकर, कि प्राइमरी कॉइल का करंट अगर बढ़ेगा, उससे सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स बढ़ेगा क्या? सोचो। अब रिलेट करूं, प्राइमरी कॉइल का करंट बढ़ेगा तो प्राइमरी का फील्ड बढ़ेगा, प्राइमरी का फील्ड बढ़ेगा तो सेकेंडरी का फ्लक्स बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो यहां पर लिख रहा हूं, सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स प्राइमरी कॉइल के फ्लो होने वाले करंट पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो phi2 प्रोपोर्शनल टू I1। और हमने सेल्फ इंडक्शन में पढ़ा था phi प्रोपोर्शनल टू I, वहां पर 1-2 का कोई चक्कर नहीं था, एक ही कॉइल था। यहां पर दूसरी का फ्लक्स प्राइमरी के करंट पर डिपेंड कर रहा है, क्लियर है? और बिल्कुल यहां पर अगर दूसरी, ये एक टर्न का फ्लक्स है, इफ टर्न्स कितने हो दूसरी में? 1। अगर दूसरी कॉइल में टर्न्स कितने हो? मान लो N2 टर्न्स हो, दूसरी कॉइल में अगर N2 टर्न्स हो, तो N2 टर्न्स का फ्लक्स कितना हो जाएगा? अरे N2 phi2 हो जाएगा क्या? अरे एक टर्न का फ्लक्स अगर phi2 है तो N2 टर्न्स का फ्लक्स कितना हो जाएगा? N2 phi2 प्रोपोर्शनल टू I1। यहां पर प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या आएगा? इक्वल। और इक्वल यहां पर जो कांस्टेंट आएगा उसको लिखते हैं हम M से, एंड दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, या फिर इन शॉर्ट म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो बिल्कुल यहां पर जैसे हमने पढ़ा था phi बराबर Li, तो L क्या कहा जा रहा था? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस। L का यूनिट क्या आ रहा था? phi बाय I से। phi मतलब वेबर और I मतलब एम्पियर। वेबर पर एम्पियर को हमने क्या लिख दिया था? हेनरी लिख दिया था। बिल्कुल इसी तरह से यहां पर अगर मैं M का फॉर्मूला देखूं तो क्या बन जा रहा है? N2 phi2 बाय I1। बताइए क्या यूनिट बनेगा? वेबर पर एम्पियर, यानी हेनरी। तो आप समझिए इस बात को कि जो पैरामीटर हमने वहां स्टडी किया था उसी नेचर का ये पैरामीटर है। नेचर दोनों की सेम है। वहां पर सेल्फ इंडक्टेंस ये बताता है कि कोई कॉइल में फ्लो होने वाला करंट उसी कॉइल में करंट के चेंज का कितना अपोज करता है, जबकि यहां पर क्या हो रहा है? प्राइमरी कॉइल का करंट चेंज होने से सेकेंडरी कॉइल उस प्राइमरी के करंट का कितना अपोज करती है। ये कौन बताता है? एम। हाँ,
यस, सेल्फ इंडक्शन तो अपनी जगह होगा ही होगा। अगर प्राइमरी का करंट चेंज हो रहा है तो प्राइमरी में जो इंडक्शन होगा वो तो होगा ही होगा, उसको कौन सा इंडक्शन बोलेंगे? सेल्फ। लेकिन प्राइमरी के करंट चेंज होने से सेकेंडरी में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, तो प्राइमरी कॉइल में करंट के चेंज होने का अपोज प्राइमरी कॉइल तो करती है, लेकिन अगर उसके बगल में एक और कॉइल रख दी जाए तो वो कॉइल भी उसके करंट में चेंज का क्या करने लगती है? अपोज। ठीक है, इस बात का निर्धारण कौन करेगा? एम। तो दोनों कॉइल्स के बीच का म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्टेंस जितना ज्यादा है उतना ही सेकेंडरी कॉइल प्राइमरी कॉइल में करंट के चेंज का ज्यादा अपोज करेगी। ठीक है, तो मैंने वहां पर भी एक बात लिखी थी, यहां पर भी उस बात को मैं लिखूंगा, नोट करवाऊंगा, नोट करिए। इसी के अगल बगल में यहां पर एक नोट लिखिए कि व्हाट एक्चुअली एम डिनोट्स। एम चाहता क्या है? एम क्या करना चाह रहा है? एम बताता क्या है? लिखिए, एम शोज, लिखिए कैपिटल एम शोज हाउ मच secondary coil, how much secondary coil opposes, how much secondary coil opposes the change in current of primary, how much secondary coil opposes the change in current of primary। ठीक है, तो लाइन बिल्कुल क्लियर है कि एम ये बता रहा है कि सेकेंडरी कोयल प्राइमरी कोयल पे करंट के चेंज का कितना ज्यादा अपोज करेगी। ठीक है, अब एम आपसे पूछता हूं, चलिए ये पार्ट हो गया, इसमें कोई भी नई चीज लिखने की है आपके लिए? सारी चीजें लिखी हुई हैं आपके पास नोट्स में, देख लेते हैं लिखा हुआ है क्या नहीं। ये देख लीजिए, फॉर्मूला बिल्कुल क्लियर है, बस इसने फॉर्मूला में एन वर्ड का, टर्न्स का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने किया बिकॉज मैं जानता हूं फॉर्मुलेशन में वहां ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, ये हो गया हेनरी या वेबर पर एम्पियर इसका यूनिट होता है। ठीक है, अब इसके अंदर जो नेक्स्ट है फॉर्मूला, एम जो है वो किस किस चीज पर डिपेंड करता है, उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, तो उसके लिए मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, सुनना, बताना मुझे कि अगर ये प्राइमरी कोयल के पास रखी है सेकेंडरी कोयल, क्या ये जरूरी है क्या कि प्राइमरी कोयल का फील्ड वो दूसरी सेकेंडरी में से पास हो? ऐसा जरूरी है? अच्छा एक बात बताओ, अगर प्राइमरी कोयल का फील्ड सेकेंडरी में से पास ही नहीं होगा तो क्या सेकेंडरी में इंडक्शन होगा? पास तो होगा, मैं वही तो कह रहा हूं, क्या ये जरूरी है कि सेकेंडरी कोयल में जो फ्लक्स बन रहा है वो प्राइमरी की वजह से तो बन रहा है? अगर सेकेंडरी कोयल में कोई फ्लक्स ही पास नहीं हुआ तो क्या सेकेंडरी कोयल में इंडक्शन होगा क्या? तो ये बेहद जरूरी है कि सेकेंडरी कोयल में प्राइमरी का ज्यादा से ज्यादा फ्लक्स पास हो। ठीक है, अब आप सोचिए कि इस कोयल और इस कोयल के बीच की रिलेटिव पोजीशन कैसी होनी चाहिए? पास रखें कि दूर रखें, जिससे कि प्राइमरी का ज्यादा से ज्यादा फील्ड सेकेंडरी में पास हो? पास रखें, कितना पास रख सकते हैं? बिल्कुल पास रख दे। अब इसके लिए हम यहां पर बात करते हैं कि दोनों कोइल्स को कितना पास, हम चाहते हैं कि प्राइमरी का अधिक से अधिक फ्लक्स जो है वो सेकेंडरी में से पास हो। ऐसा क्यों चाहते हैं पता लग गया अब आपको? क्योंकि जब प्राइमरी का सेकेंडरी में फ्लक्स पास होगा तभी तो उसमें इंडक्शन होगा। तो उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं जिसको बोलते हैं कपलिंग फैक्टर। कपलिंग, कपलिंग से मतलब ये होता है कि कपलिंग फैक्टर ये बताता है कि प्राइमरी का कितना परसेंट फ्लक्स सेकेंडरी में पास होगा। एक एग्जांपल से समझते, आप सुनते रहिए बात को, ये जो बोल रहा हूं ऐसे नहीं बोल रहा हूं। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो प्राइमरी ने 100 मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाई, ठीक है, और 100 में से 50 ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेकेंडरी में से पास हुई, तो बताइए कितना परसेंट कपलिंग हुई? 50% कपलिंग हुई। 100 निकाली थी प्राइमरी ने, दूसरी में से गई कितनी? 50, तो 50% ही कपल कही जाएंगे वो दोनों कोइल्स। सही बात है। अगर प्राइमरी ने 100 मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाई और 100 की 100 सेकेंडरी में से पास हो गई, सो दिस इज 100% कपलिंग, परफेक्ट कपलिंग है या नहीं? और अगर प्राइमरी ने 100 बनाई और दूसरी आपकी जेब में पड़ी है, कुछ भी पास होगा नहीं? नहीं होगा, तो दिस इज पुअर कपलिंग। तो कैसा कैसा हो सकता है कपलिंग का ओरिएंटेशन? जैसे एक पहला, सबसे पहले तो हम बात करते हैं किसकी? एवरेज कपलिंग, जो अभी हमने डायग्राम बनाया भी था। एवरेज कपलिंग कब हो सकती है? जब प्राइमरी कॉइल
ये आपकी कौन सी है? प्राइमरी। ठीक है, प्राइमरी कॉइल में आपने करंट फ्लो करवाया, उसकी वजह से कुछ फील्ड प्रोड्यूस हुआ, और आप देखिए ये केस है, ये केस है। देखो कुछ फील्ड लाइंस तो क्या हो गई, कुछ फील्ड लाइंस तो क्या होगी, इसमें से पास हो रही है, कुछ क्या होगी, लीक भी होंगी। लीकेज समझते हो ना, लीक हो जाएंगी। तो इस केस में जो आप कहेंगे कि दिस इज अ टाइप ऑफ एवरेज कपलिंग। अब हमको जो है एक नंबर चाहिए, एक फैक्टर चाहिए जो ये बताया कि वो कपलिंग कितनी। तो उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं कपलिंग फैक्टर। कपलिंग फैक्टर जो ये बताएगा कि कितने अच्छी कपलिंग इन दोनों के बीच है। तो कपलिंग फैक्टर को हम डिनोट किससे करते हैं? के से। ठीक है, और के का फॉर्मूला जरा सब लोग देख लो। अभी मैंने क्या बताया था, एक एग्जांपल लिया था, मान लो प्राइमरी ने 100 बनाई और सेकेंडरी में से कितनी पास हुई? 50। तो कितना परसेंट पास हुआ? सेकेंडरी में पास हुई 50 और प्राइमरी ने कितनी बनाई? 100। तो 50/100 यानी 0.5, या अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आएगा? 50% आ गया ना। तो बेसिकली इसी के आधार पर हम के का फॉर्मूला बनाते हैं। के यानी कपलिंग फैक्टर क्या है, जरा देखो। के इज द नंबर ऑफ MFL या फिर फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी डिवाइड बाय नंबर ऑफ MFL थ्रू प्राइमरी। सही है क्या? ये के का फॉर्मूला सही है? के ये बताता है कि सेकेंडरी में से कितनी पास हुई फील्ड लाइन, या फिर कितनी सेकेंडरी का फ्लक्स बना। अपन इसको φ2 भी तो बोल सकते हैं, और इसको क्या बोल सकते हैं? φ1। ठीक है, तो ये आपका के का एक्सप्रेशन हो गया। अब इस केस में कोई मुझे बताए, मैं कोई काउंट तो नहीं कर सकता, कोई कैलकुलेशन तो नहीं कर सकता कि क्या, पर ये जरूर बता सकता हूं जितनी फील्ड लाइनें बनाएगा क्या सारी की सारी इसमें से पास होगी? इस केस में, इस केस में कभी ऐसा नहीं हो सकता कि सारी की सारी इसमें से पास हो। कुछ फील्ड लाइन लीक करेंगी करेंगी करेंगी। तो इस केस में के का वैल्यू एक से छोटा आएगा, एक से ज्यादा आएगा? एक से छोटा ही आएगा, बिकॉज अगर प्राइमरी ने 100 बनाई है तो सेकेंडरी में 100 से कम। 100 से कम कोई भी एग्जांपल ले लो आप, 80, 70, 60, 50, तो बोलो आंसर के का वैल्यू क्या आएगा? लेस देन 1 आएगा कि नहीं आएगा? तो ये जब भी कपलिंग फैक्टर जो के होता है वो एक से छोटा आता है तो हम इसको एवरेज में बोले। और दूसरा हम बोलते हैं बेस्ट कपलिंग। चलो बेस्ट कपलिंग कैसे होगी? परफेक्ट कपलिंग के लिए क्या लगता है, के कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। जितना उसने बनाया उतना ही दूसरे में से पास हो गया, तो उसके लिए के क्या होना चाहिए? पर वो स्ट्रक्चर होगी कैसी? स्ट्रक्चर देखो कैसी होगी। मैंने क्या लिया, एक सिलेंडर लिया, उस सिलेंडर पर मैंने क्या किया? प्राइमरी कॉइल को वाइंड किया, उस प्राइमरी कॉइल में मैंने करंट फ्लो करवा दिया। तो जो इस प्राइमरी कॉइल की वजह से बनने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है, क्या इस सिलेंडर के क्रॉस सेक्शन में प्रोड्यूस होगा? प्रोड्यूस होगा। और मैंने क्या किया, जो सेकेंडरी कॉइल है वो भी कहां वाइंड करी? ये ब्लू और रेड समझ पा रहे हो? ब्लू क्या है, रेड क्या है? ब्लू प्राइमरी और रेड सेकेंडरी। तो बताइए प्राइमरी का जो भी फील्ड प्रोड्यूस होगा थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ सिलेंडर होगा, एंड द सेम फील्ड सेकेंडरी में से पास हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? सो हमारे लिए एक बेहतर तरीका है कि इफ बोथ वाइंडिंग्स आर वाउंड ऑन अ कॉमन कोर, दोनों वाइंडिंग्स को अगर कॉमन कोर पर कर दिया जाए तो उस केस में आप क्या कह सकते हैं? हाँ बेहतर, दिस इज द बेस्ट दैट वी कैन डू, है या नहीं? तो इस केस में आप कह सकते हैं कि ये लगभग 1 हो ही जाएगा। सो दिस इज अ टाइप ऑफ बेस्ट कपलिंग। और तीसरा जो है इसमें पुअर। पुअर कपलिंग बताओ क्या होगी? कि एक भी लाइन पास नहीं, मान लो एक तो ये है और एक आपने ऐसे रख दी, एक दूसरे के परपेंडिकुलर रख दी। अब मान लो ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है, ठीक है, इसका जो भी फील्ड प्रोड्यूस हुआ वो कैसा प्रोड्यूस हुआ? इधर। इसे दूर रख दो, थोड़ा और दूर रख दो, तो इस केस में क्या लग रहा है, के कितना होगा? हमें तो के की वैल्यू समझ रही है इन तीनों एग्जांपल से, हम ये तो समझ ही रहे हैं कि स्ट्रक्चर कैसी कैसी हो सकती है, और के की वैल्यूज क्या क्या होगी, बेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है और पुअर वैल्यू क्या हो सकती है। बेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है और पुअरेस्ट क्या केस हो सकता है? 0। तो आपको यहां से समझ आया के की वैल्यू किस किस के बीच में लाई करेगी? के की वैल्यू 0 या 0 से ज्यादा होगी, 1 या 1 से कम होगी। क्लियर हो गया? 1 होगी बेस्ट कपलिंग के लिए और 0 होगी पुअर कपलिंग के लिए। और क्या आप बताइए, अब मुझे बताइए, क्या प्राइमरी कॉइल का फील्ड सेकेंडरी से पास होना तो जरूरी है ही? क्या उनके बीच के कपलिंग फैक्टर पर एम डिपेंड करेगा? दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्शन जो हो रहा है, सेकेंडरी कॉइल में जो म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है, क्या वो प्राइमरी के फ्लक्स पर डिपेंड करता है?
डेफिनेटली करता है। प्राइमरी का जो फ्लक्स सेकेंडरी में पास होगा उसी से तो सेकेंडरी में म्यूचुअल इंडक्शन आएगा। यहाँ पर दोनों के बीच का जो M है वो K पर डिपेंड करता है। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर K 0 है, बताओ जरा मुझे, यहाँ पर K 0 है, बताओ इसमें कितना फ्लक्स पास हो रहा है, कितना म्यूचुअल इंडक्शन होगा, कितना, क्या म्यूचुअल इंडक्टेंस डिफाइन होगा? तो याद है हमने क्वेश्चन किया था वो वाला L0 R0, तो मैंने वहां एक बात समझाने की कोशिश की थी आपको कि L डिपेंड नहीं करता फाई और आई पर। ये पुरानी बात है, अब आप अगर याद कर पाए, क्या L जो है फाई और आई पर डिपेंड करता है? नहीं, L की वैल्यू फाई आई पर डिपेंड नहीं करते, लेकिन L डिफाइन होने के लिए फ्लक्स होना तो जरूरी है। वही चीज यहाँ है, इसका इसमें से कोई फ्लक्स ही पास नहीं हो रहा, तो M का वैल्यू इस केस में कितना होगा? 0, है ना? बिल्कुल सेम चीजें चलेंगी यहाँ पर भी। बस अब बताइए, M का एक फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, इस कोइल का सेल्फ इंडक्टेंस है L1, इस कोइल का सेल्फ इंडक्टेंस है L2, और इन दोनों के बीच का कपलिंग फैक्टर है वो है K। तो M का एक फॉर्मूला लिख रहा हूं डायरेक्ट, इसका कोई डेरिवेशन ना तो बोर्ड में है ना अपने को करना है। L1 L2 और K की टर्म्स में आपके पास लिखा हुआ है फॉर्मूला, M बराबर क्या होता है? K अंडर रूट L1 L2, ये फॉर्मूला आपके पास। L1 क्या है बताइए? L1 क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कोइल नंबर 1। L2 क्या है? ऑफ कोइल नंबर 2। K क्या है? K is the coupling factor, how much the primary coil is coupled to secondary, कितना अच्छी कपलिंग है दोनों के बीच में, उस पर डिपेंड करेगा नहीं करेगा? डेरिवेशन नहीं है इसका, K अंडर रूट L1 L2, ठीक है? तो इस फॉर्मूला को आप याद रखेंगे। देखो M डिफाइन कैसे किया गया, फॉर अ पर्टिकुलर ओरिएंटेशन ऑफ टू कोइल K अंडर रूट L1 L2, और कपलिंग फैक्टर की सारी बातें हम कर चुके हैं। देखिए कपलिंग फैक्टर की सारी बातें कर चुके हैं। यहाँ पर कपलिंग फैक्टर क्या होता है ये बात समझ ली है सबने ना? कपलिंग फैक्टर ये देखो, हाँ ये सारे अरेंजमेंट यहाँ पर भी दिखाए हैं आपके पास नोट्स में, मैंने भी बना दिए, तो हमको करने की जरूरत नहीं। ये जो पहला अरेंजमेंट जो बनाया है इसने, ये जो मैंने सेकंड लिया था इसने वो पहला बनाया, बस इतना ही फर्क है। सो दिस इज द बेस्ट दैट वी कैन डू। कॉमन कोर पर दोनों कोइल्स को वाइंड कीजिए। हाँ हाँ, ये हाँ M डिफाइन हो जाए। हाँ M तो डिफाइन हो ही गया। अगर प्राइमरी कोइल का कुछ भी फ्लक्स सेकेंडरी में से जा रहा है तो M इज डिफाइंड। हाँ, बट M डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ K। जितना ज्यादा दोनों कोइल्स आपस में कपल्ड होगी, एक बात बताओ, इस कोइल से 100 फील्ड लाइन निकली, इसमें 100 की 100 पास हो गई, तो उतना ज्यादा ये कोइल इस कोइल प्राइमरी के करंट का चेंज का अपोज करेगी। जितना सेकेंडरी कोइल में से ज्यादा फ्लक्स पास होगा उतना ही ज्यादा ये अपोज कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी? और जितना ज्यादा फ्लक्स पास होगा ये डिफाइन कौन करता है, डिसाइड कौन करता है? ये डिसाइड करता है K। तो यहाँ पर हमको फॉर्मूला में दिख ही रहा ना, K जितना ज्यादा होगा उन दोनों के बीच का इंडक्टेंस उतना ही ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा सेकेंडरी कोइल प्राइमरी कोइल के करंट के चेंज का अपोज कर पाएगी। ठीक है? हाँ, ये रिलेट किया है, ये दोनों, ये जो फॉर्मूला लिखा है ना, दोनों के बीच का ये एक्सप्रेशन लिखा है, दोनों कोइल का सेल्फ इंडक्टेंस और दोनों कोइल के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस के बीच का रिलेशन है। डिपेंड कैसे करेगा? अब एक बात समझिए, डायरेक्शन इसमें, अरे भाई डायरेक्शन तो अभी भी बताई थी ना, कि प्राइमरी कोइल में जो भी फील्ड प्रोड्यूस होगा, अगर वो फील्ड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो कोइल सेकेंडरी कोइल क्या करेगी उसके बढ़ने का? तो ये सेकेंडरी कोइल इंड्यूस किधर करेगी? अपोजिट में। उसी हिसाब से इसमें करंट इंड्यूस हो। हम डायरेक्शन M और L की डायरेक्शन होती है क्या जो पूछ रहे हो? डायरेक्शन किसकी होती है? करंट की। तो करंट की डायरेक्शन आप बता सकते हैं? इस कोइल में करंट फ्लो हो रहा है मान लो क्लॉकवाइज, एक रैंडम सा एग्जांपल लेता हूं, क्लॉकवाइज, और इसमें करंट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो ये कोइल में करंट कैसा प्रोड्यूस होगा? वो उसके बढ़ने का क्या करेगी? अपोज। तो कुल मिला के बातें ये है, इसमें करंट का डायरेक्शन नहीं पूछा जाता, हमें ये समझना है कि M क्या चीज है। M म्यूचुअल इंडक्टेंस है जो कि सेकेंडरी कोइल जो है कितना सेकेंडरी कोइल प्राइमरी के करंट के चेंज का अपोज करते हैं, जो मैंने आपको एक पॉइंट लिखाया है ना। हाँ, के जब 1 हो जाएगा तो L1 L2 बराबर, यहां कहां दिख गया तुमको L1 L2 बराबर? K 1 होने का मतलब प्राइमरी कोइल ने जितना फील्ड लाइन बनाई उतनी सारी की सारी सेकेंडरी में से पास हो रही है। ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है कि आपके वहां?
K1 होने का मतलब L1 L2 बराबर होना थोड़े ना है। क्वेश्चन क्लियर कर लो फिर पूछना। क्वेश्चन क्लियर नहीं है। K का वैल्यू दोनों कोइल्स के फ्लक्स के रिलेशन पर डिपेंड कर रहा है। पहली कोइल जो सेकेंडरी कोइल का जो फ्लक्स, सेकेंडरी कोइल में से फ्लक्स पास हो रहा है, और सेकेंडरी कोइल में अगर पास होना फ्लक्स अगर चेंज होगा तो वो क्या करेगा, प्राइमरी कोइल में फ्लो हो रहे करंट का चेंज का अपोज करेगा। मैंने क्या समझाया कि प्राइमरी कोइल का करंट अगर चेंज हो तो उससे बनने वाला फील्ड भी क्या होगा, चेंज। और वो फील्ड किस में से पास हो रहा है, सेकेंडरी में से। तो सेकेंडरी कोइल उस फील्ड में चेंज का क्या करेगी, तो ये इस फील्ड में चेंज का अपोज करेगी। कैसे अपोज करेगी, ये अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड प्रोड्यूस करेगी नहीं करेगी। ये अगर ब्लू वाला फील्ड लेफ्ट साइड में तो ये किधर प्रोड्यूस करेगी, राइट साइड में। और ये अपोज करेगी तो इससे क्या घटेगा, इसके करंट में चेंज घटेगा। करंट का चेंज जो है घटेगा, किसके द्वारा घटेगा, वो सेकेंडरी के द्वारा। और वो कौन बताएगा कि कितना ज्यादा चेंज का अपोज होगा, वो बताएगा एम। जैसे एल क्या बताता था, किसी भी कोइल में फ्लो हो रहे करंट का वो कोइल कितना ज्यादा अपोज करती है, चेंज का कितना ज्यादा अपोज करती है, वही यहाँ पर एम बता रहा है। लेकिन वो एम कौन डिसाइड करेगा, एम किस, एम जो है सेकेंडरी कोइल प्राइमरी में कितने करंट का चेंज अपोज कर रही है, चेंज ऑफ करंट का कितना ज्यादा अपोज कर रही है सेकेंडरी कोइल। इसमें प्राइमरी तो कर ही रही है, वो तो है ही है, लेकिन सेकेंडरी कोइल प्राइमरी कोइल में फ्लो हो रहे करंट में चेंज का कितना ज्यादा अपोज कर रही है। लाइन में बहुत लंबी बोल रहा हूं, मेरे को मजा नहीं आ रहा है, लेकिन द पॉइंट इज, अगर मैं बोलूं कि प्राइमरी कोइल में फ्लो हो रहे करंट का अपोज करते तो गलत हो जाएगा। हाँ, तो मुझे पूरा बोलना पड़ता है। अब सोचते हो कि ये वर्ड्स इधर से उधर हो गए, ये बोलना पड़ता है, ठीक है। एज ए टीचर मैं अगर गलत स्टेटमेंट दूंगा तो वो गलत है, ठीक है। प्राइमरी कोइल में फ्लो हो रहे करंट में चेंज का ये सेकेंडरी कोइल जितना ज्यादा अपोज करेगी वो बताएगा एम। और प्राइमरी एक कोइल में फ्लो हो रहे करंट में वो कोइल खुद जितना ज्यादा अपोज, चेंज का अपोज करती है, वो क्या करता है, वो कौन बताता है, एल। बस ये दोनों चीजें। चलिए अब बाकी डाउट्स बाहर। एम जो है के पर डिपेंड कर ही रहा है ना यार, फॉर्मूला देखो, एम इज इक्वल टू के रूट L1 L2, ठीक है। चलिए इसके बाद अपन आगे कुछ सवाल कर रहे हैं। देखिए आपके पास नोट्स में यही सीक्वेंस है तो इसी के हिसाब से चलते, ठीक है। तो सब लोग देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट इसके बाद हम बात क्या कर रहे थे कि सेकेंडरी कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो ही म्यूचुअल इंडक्शन कहा जाता है। तो सेकेंडरी कॉइल में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा आप देख लीजिए, फॉर्मूला सबके सामने है। ये फॉर्मूला कहां से आया आप कुछ सोच सकते हैं क्या। सेकेंडरी कॉइल का जो पास होने वाला फ्लक्स है उसकी चेंज की जो रेट है वही तो सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ के बराबर होगी। तो फेराडे लॉ से जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, यहां पर लिख रहा हूं देखिए सब लोग, E2 क्या माइनस डी फाई टू बाई डी टी के बराबर होगा क्या। सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस हुआ ईएमएफ डी फाई टू बाई डी टी के बराबर होगा। और फाई टू का फॉर्मूला अभी अभी मैंने लिखा था, फाई टू बराबर क्या था, MI1, याद करो लिखा था कि नहीं लिखा था, फाई टू बराबर MI1, यहाँ पुट कर दीजिए। तो m तो कांस्टेंट है, यहाँ रखेंगे बाहर आएगा, फॉर्मूला क्या बन गया, MdI1/dt। और फिर से मैं रिलेट करता हूं इसको L के फॉर्मूला के साथ। वहां पर हमारा जो फॉर्मूला क्या था, E बराबर माइनस एल DI/dt, यहाँ पर क्या है माइनस MdI। बस ध्यान रखना है कि सेकेंडरी का इंड्यूस ईएमएफ है, किसकी वजह से बन रहा है, वो प्राइमरी कॉइल के करंट के चेंज होने की वजह से। अब थ्योरेटिकली समझो इस बात को, अगर प्राइमरी कॉइल का करंट यानी I1 कांस्टेंट है तो उससे बनने वाला फील्ड कांस्टेंट, उससे बनने वाले सेकेंडरी कॉइल में पास होने वाला फ्लक्स कांस्टेंट, सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स कांस्टेंट, तो ईएमएफ क्या आएगा, जीरो। थ्योरेटिकली क्लियर है, फॉर्मूला भी वही बोल रहा है। तो E2 इज व्हाट माइनस MdI1/dt, ये हमारा एक फॉर्मूला। कितने फॉर्मूला पढ़ लिए अब तक, देखिए सबसे पहले मैंने पढ़ा N2 फाई टू बराबर MI1, फिर हमने दूसरा पढ़ा M बराबर K अंडर रूट L1 L2, और तीसरा इंड्यूस ई। बस ये तीन एक्सप्रेशन है जो बेसिक है, इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है सब लोग देखिए, कर सकते हैं क्या, ब्लैंक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सब लोग ट्राई करिए। इसको थोड़ा जूम कर देता हूं मैं, चलिए कर सकते हैं, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड सवाल दिए गए, सब लोग करिए। अब पेन चलाइए, अब थोड़ा लिखिए इसको,
क्वेश्चन लिखिए, इसको क्या आंसर आएगा। सवालों पर आ रहे हैं भाई, करिए सब। करिए। दिख रहा है ना? चलिए, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन कर लिया होगा सब। सो करंट इन द प्राइमरी कॉइल इज 5 एम्पीयर। कौन सा करंट है? I1 दिया हुआ है। एंड फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल दैट इज 5। अब समझने वाली बात है कि सेकेंडरी कॉइल का जो फ्लक्स देखिए, टोटल फ्लक्स दिया है, एक टर्न का फ्लक्स है। टोटल फ्लक्स है, एक टर्न का फ्लक्स है। पढ़ के बता दो यार। टोटल ही है, कहाँ लिखा कहीं कि एक टर्न का फ्लक्स है? तो दिस इज द टोटल फ्लक्स। सो बोलो आई एम का फॉर्मूला क्या बताया था? phi2 बाय I1। अब तुम बोलोगे सर कभी तो N2 phi2 बाय I1 बोलते हो, कभी phi2 बाय I1 बोलते हो। तो अगर N2 टर्न्स होते, एक टर्न का फ्लक्स होता, और टर्न्स दिए तो N2 phi2 लग जाएगा, और यही अगर टोटल है तो यही लग जाएगा। तो phi2 कितना है? 20, और ये कितना है? 5। कितना आएगा आंसर? 4 क्या? हेनरी। यूनिट्स देखिए, यूनिट सेम है ना, एम की और एल की यूनिट सेम है, बिकॉज दोनों की नेचर सेम है, दोनों काम एक ही कर रहे हैं, करंट में चेंज का अपोज। क्लियर हो गया? इस सवाल में कुछ भी मुश्किल था? चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कपलिंग, अब कपलिंग में आपको कभी ये नहीं बोलेगा के इतना है, ये ले लो, के का वैल्यू 0.4 0.5। कपलिंग क्या लिखी हुई है? 40%। 40% कपलिंग से मतलब समझ गए? 40% फील्ड लाइन प्राइमरी की सेकेंडरी में से जा रहे हैं। यहां से क्या के निकल जाएगा? के कैसे निकलेगा? 0.4। समझ गए सब लोग? 40/100 कर लो। 100 के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। 100 फील्ड लाइन अगर निकाली प्राइमरी ने, सेकेंडरी में 40 गई, सो के की वैल्यू 0.4। किसका? हाँ, तो 40/100 बात एक ही। सो दिस के इज 0.4। ध्यान रखना, के 40 मत ले लेना, के का वैल्यू कितना है? 0.4। चलिए, तो बताओ एम का फॉर्मूला लग जाएगा। अब आपको लग रहा होगा कि ऐसे 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 आसान क्वेश्चंस भी आ सकते हैं क्या? बात है हमको फॉर्मूला याद है या नहीं, ऐसा सवाल आ जाता है, इसका यूज करके सवाल बनेगा आगे, देखना। सो के का वैल्यू कितना है? 0.4। आंसर निकाल लिया सबने? 0.4 L1 इज 2 मिली हेनरी एंड L2 इज 8। तो मिली 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 स्क्वायर होकर बाहर आ गया, मिली मिली मिलकर मिली स्क्वायर हो गया, मिली स्क्वायर का रूट मिली, तो कितना आ गया बोलो? 2 8 16, 16 का रूट 4, तो 4 बाहर आ गया और एक मिली बाहर आ गया। तो बोलो आंसर कितना आया? 1.6 मिली हेनरी। ठीक है, गुणा भाग आप कर सकते हो भाई। चलिए, नेक्स्ट है, इसके बाद हम आगे एक केस कर रहे हैं, इसको मैं, हाँ हाँ, तो यहां पर अब एक, चलिए, तो आपको थोड़ा रिमाइंड करवाता हूं। हम किसी एक सिंगल सोलेनोड के लिए सेल्फ इंडक्टेंस एल का फॉर्मूला हमने लिखा था, किसी को याद है फॉर्मूला? सेल्फ इंडक्टेंस एल ऑफ एनी सोलेनोइड, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल, या फिर म्यू नॉट एन स्क्वायर वी। याद आया? सो इस फॉर्मूला से हमको पता चल रहा था कि किसी भी कोयल का एल जो है वो फ्लक्स और आई पर डिपेंड नहीं करता, वो किस किस पर डिपेंड करता है? एन पर, एरिया पर, लेंथ पर, मीडियम पर। दिख रहा है ना? ये याद रखने होते हैं फॉर्मूला, है ना? तो यहां पर हम बात कर रहे हैं सेम चीज, किसी एक कॉमन सिलेंडर पर मैंने क्या करा, क्वेश्चन क्या है सब लोग देखिए, एम फोर 2 सोलेनोइड्स वाउंड ऑन कॉमन कोर। ठीक है, ये हेडिंग आप लिख सकते हो, आपके उसमें लिखी नहीं हुई तो। सो एम, दो कॉइल्स के बीच का एम हम निकाल रहे हैं फॉर्मूला, अगर दोनों सोलेनोइड्स को एक कॉमन कोर पर वाइंड किया गया है। चलिए, तो इसके लिए मैं एक करके बताता हूं आपको। देखिए, ये मैंने एक कॉमन कोर ली, इस पर मैंने प्राइमरी कॉइल वाइंड कर दी। मुझे कैसे पता चला प्राइमरी है? जिस कॉइल में हम करंट फ्लो करवा रहे हैं खुद से, दैट इज प्राइमरी। इस प्राइमरी कॉइल के
नंबर ऑफ टर्न्स है n1, क्रॉस सेक्शन एरिया है a और सोलेनोइड की लेंथ है मान लो l। सारी चीजें देनी जरूरी है। अच्छा, और जो सेकेंडरी कॉइल है, कहाँ है सेकेंडरी कॉइल बताएगा? इसी पर वाइंड की है, कॉमन कोर पर ही वाइंड की है। चलिए, तो सेकेंडरी कॉइल, ये सेकेंडरी कॉइल, इस पे सेकेंडरी कॉइल में मैं गैल्वेनोमीटर लगा देता हूं, थोड़ा आइडेंटिफिकेशन रहता है कि दिस इज सेकेंडरी। ठीक है, इस सेकेंडरी कॉइल के टर्न्स कितने? n2। दोनों पूरी l लेंथ पर लपेटी गई हैं। ऐसे मत देखना कि सर ये तो इतनी सी लेंथ पर है, वो ज्यादा पर है। ठीक है, दोनों l लेंथ पर वाइंड किए हैं, दोनों के लिए एरिया क्या है? सेम। बताइए कपलिंग फैक्टर K कितना होगा इस केस में? K1 होगा यहाँ पर। तो बस अब यहाँ पर हम निकालना क्या चाहते हैं? m का फॉर्मूला क्या बोला गया था? N2 phi2 by I1। ये कहाँ लिखा पता है? N2 phi2 by I1, यही तो हमने सबसे पहला फॉर्मूला लिखा है। बस इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका काम खत्म, m निकल आएगा। चलिए पुट करते हैं, ध्यान से देखिए। phi2 सेकेंडरी कॉइल का जो फ्लक्स है, बताना किससे बन रहा है सेकेंडरी का फ्लक्स? प्राइमरी कॉइल के फील्ड से बन रहा है कि नहीं बन रहा है? मैंने याद करो वहां लिखा भी था। तो phi2 की वैल्यू में पुट कर रहा हूं, ये इसमें b कौन सा यूज होगा? 1 का। बस इतनी सी बात ध्यान है। अच्छा, और कितने एरिया में से वो फील्ड जा रहा है? एरिया में से जा रहा है कि नहीं जा रहा है? यहाँ हालांकि A2 लिखा जाता है, सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स है, लेकिन A2 A1 यहाँ पर, A2 और A1 दोनों बराबर है या नहीं है? तो इसलिए यहाँ पर क्लियर है। अच्छा, थीटा फ्लक्स का फॉर्मूला होता क्या? BA cos थीटा। व्हाट इज थीटा? कैसे जीरो पता है यार? सोलेनोइड के केस में जीरो ही होता है यार। ये इसमें बताओ, इस प्राइमरी कॉइल का जो फील्ड प्रोड्यूस होगा, बताओ ये होगा कि नहीं होगा? और ये जो एरिया है, इस एरिया का एरिया वेक्टर बताओगे किधर होगा? ये पहले भी बताइए चीजें, बताइए ना। सो कोस 0 डिवाइड बाय I1। बस हमेशा ये I1 कटेगा, वहां भी बताया था कटेगा। कहाँ है I1? किससे कटेगा? इस B1 के अंदर एक I1 छिपा हुआ है क्या? चलो निकालो बाहर उसको। N2 बताओ B1 कितना है? सोलेनोइड का B म्यू नॉट N1 I1। बोलो सही है क्या? N1 तो स्मॉल n1 जान ही गए होंगे क्या है। स्मॉल n1 क्या है? टर्न डेंसिटी। बोलो I1 कट गया। तो डेफिनेटली जैसे वहां बोला था ना, I और फाई पर डिपेंड नहीं करता, I फाई गए, बचा क्या? म्यू नॉट स्मॉल n1। चलो स्मॉल n1 को क्या लिखूं बोलो? इसी फॉर्मेट का फॉर्मूला बनाऊंगा मैं। स्मॉल n1 को क्या लिखूं? कैपिटल N1 बाय L लिख दूं क्या? तो बोलो क्या बन गया? N1 बाय L, और ये वाला N2 और ये वाला A। देखो अब फॉर्मूला रिलेट करो इसको और इसको। वहां पर फॉर्मूला क्या था? म्यू नॉट n स्क्वायर A बाय L। यहाँ पर क्या है? N1 N2 A बाय L। कुछ कुछ सिमिलैरिटी है ना। चलिए ये m का फॉर्मूला बन गया। और इस फॉर्मेट में बनाएंगे तो बना सकते हैं। क्या करेंगे इस फॉर्मेट में बनाने के लिए? क्या करेंगे? L से मल्टीप्लाई और कर दो। चलो, तो A इंटू एल क्या बन गया? V N1 बाई एल स्मॉल n1, N2 बाई एल स्मॉल n2। अरे समझ आ रहा है क्या बाकी लोगों? चलिए, तो यही फॉर्मूला बन जाता है म्यू नोट N1 N2 V। तो मेरी आदत है, मैं रिलेट करके चीजें बता रहा हूं ताकि फॉर्मूलाज बहुत सारे जो है उनमें आप रिलेट करके उनको याद करने में आसानी। तो वो लिखा है मैंने, देखो वहां पर भी और यहाँ। सो दिस इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन दीज टू सोलेनॉइड्स। ठीक है, तो क्योंकि जब म्यूचुअल इंडक्टेंस डिफाइन होगा तो दो कॉइल तो जरूरी है, ये तो समझ रहे हो ना। दो कॉइल के बिना कोई म्यूचुअल इंडक्टेंस डिफाइन ही नहीं होगा। ये हो गया, इसको नोट कर लीजिए आप सब लोग। ये पहला आपका एक ऐसे क्वेश्चन दिया गया था यहाँ पर, तो ये ऐसे करना है। ठीक है, ऐसे ही। तो अपने लिए निकालना मुश्किल इसलिए हो जाएगा क्योंकि उस केस में के कितना होगा ये हम नहीं जानते। हाँ, एरिया तो उसके एरिया A2 में से पास होगा जितना भी होगा, लेकिन उसमें के मतलब कितना फील्ड लाइन दूसरे में से पास होगी ये हम क्वांटिटेटिवली बता नहीं पाएंगे। अगर हमको दिया गया हो कि इतना है तब तो हम निकाल सकते हैं। हाँ, वैसे कर दो सीधा एक सवाल को। अच्छा, ये आपने अच्छा बताया। एक इसी सवाल को, इसी क्वेश्चन को हम इससे भी कर सकते हैं। m बराबर के अंडर रूट, इससे भी कर सकते हैं। के कितना है? के तो शुरू से ही 1 मानकर चल रहे हैं। और बोलो L1 L2 पता है क्या? L1 L2 फॉर्मूलाज पता है ना L1 L2 के?
सो म्यू नोट n1 स्क्वायर a बाय l, L2 म्यू नोट n2 स्क्वायर a बाय l। बोलो क्या आ गया? रूट से बाहर निकल गया म्यू नोट, रूट से बाहर निकल गए n1 n2, रूट से बाहर निकल गया a, रूट से बाहर निकल गया l। बोलो बना कि नहीं बना? हाँ, ये m का फॉर्मूला है, ये भी m का फॉर्मूला है। ये फाई आई की टर्म्स में, ये L1 L2 की टर्म्स में, दोनों ही m के फॉर्मूलाज हैं। ये L1 L2 की टर्म्स में, ये फाई टू I1 की टर्म्स में। तो आपको क्वेश्चन में कौन सी इंफॉर्मेशन दी है उस पर डिपेंड करता है। हाँ, यहाँ पर हम दोनों से निकाल पा रहे हैं। क्लियर है? अरे दिखा क्या यहाँ पर? याद रखना है भाई, इसको बॉक्स किया मैंने, ठीक है, जैसे उसको याद रखा हुआ था, उसको तो बहुत जरूरी है याद रखना। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट केस कर रहे हैं, टू कॉन्सेंट्रिक लूप्स। सबको अपने नोट्स में दिख रहा है? नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है, दिख रहा है। ये दो सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर लूप्स है, दिख रहा है सबको? इसके लिए m का एक्सप्रेशन बनाना है, लेकिन बताता हूं आगे क्या जनरल केस है। ये सब लोग नोट कर लीजिए भैया ना। इसमें ये ऊपर से ये मैं कर दूं रब, ऊपर वाला पार्ट। चलिए, हाँ, तो इस केस में अगले वाले क्वेश्चन के लिए आपको खुद ट्राई करना है, फॉर्मूला यही यूज करना है। मैं फॉर्मूला को यही लिखकर चल रहा हूँ, सारी चीजें यही है, बस मैं डायग्राम चेंज कर रहा हूँ। ऊपर डायग्राम देखो किसके लिए बात कर रहे हैं, दो सर्कुलर लूप। अरे आप याद करो यार, हमने एल लिखा था, तीन चीजों के लिए लिखा था, एक सोलेनोइड के लिए, दूसरा टोरॉइड के लिए, तीसरा सर्कुलर लूप के लिए, कॉइल के लिए। तो यहाँ पर भी वही कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर दो लेना जरूरी है, क्योंकि म्यूचुअल इंटरेस्ट दो के लिए डिफाइन होता है। तो बताओ, एक ये हो गई प्राइमरी मेरी बाहर वाली और सेकेंडरी मेरी अंदर वाली। उल्टा भी कर सकते हैं, अंदर वाली को प्राइमरी, बाहर वाली को सेकेंडरी मान सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो प्राइमरी कॉइल में मैंने करंट फ्लो करा दिया I1, दोनों की रेडियस मैंने दे रखी है, मान लो ये इसकी रेडियस है R2, इसकी रेडियस है R1। चलिए ये काम अब आपको करना है, पुट करिए इसमें, यही फॉर्मूला लगेगा। प्राइमरी कॉइल का जो फील्ड प्रोड्यूस होगा वो सेकेंडरी में से पास होगा कि नहीं होगा? होगा। और प्राइमरी कॉइल कौन है यहाँ? सर्कुलर लूप का फील्ड आप जानते हैं, सर्कुलर लूप का फील्ड जानते हैं कि नहीं जानते? यस, म्यू नॉट Ni बाय 2R। चलिए यहाँ पर टर्न्स 1 है, N1 N2 1 मानकर चल लो, ठीक है, सिंगल लूप से। जैसा क्वेश्चन दिया मैं वैसे करवा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी आप करिए सब लोग, इसको अब खुद ट्राई करिए, एक स्टेप लिख करके देखिए खुद से भाई, है ना। इस केस में यही फॉर्मूला लगेगा, N2 फाई टू बाय I1, यहाँ N2 1 है हालांकि। एरिया किसका लेंगे बताइए? कौन है सेकेंडरी? सेकेंडरी कौन है? छोटी वाली कोइल। सेकेंडरी कोइल का फ्लक्स किसका लिखना है? सेकेंडरी में से लिखना है, N2 फाई टू। तो फ्लक्स एरिया किसका लेंगे? छोटी वाली कोइल का। छोटी वाली कोइल में से जो फील्ड पास हो रहा है उससे जो फ्लक्स बनेगा वो लिखो। तो यहाँ पर फील्ड तो B1 का ही है ऑब्वियसली, फील्ड तो प्राइमरी बना रही है, लेकिन वो फील्ड का एडवांटेज किसको मिल रहा है? सेकेंडरी को। यू नॉट, हाँ ऐसे कुछ बनेगा, R2 स्क्वायर बाय 2। सही है, रटना नहीं है इस फॉर्मूला को। चलिए, तो यहाँ पर सिस्टमेटिकली आप सब लोग जान रहे हैं कि हमें फील्ड किसका लेना है? प्राइमरी का। ठीक है, प्राइमरी ने जो कुछ फील्ड प्रोड्यूस किया वो फील्ड क्या सेकेंडरी में से पास हो रहा है? किसका फ्लक्स लिखना है? सेकेंडरी का लिखना है। तो सेकेंडरी का फ्लक्स लिखना है तो एरिया किसका लेंगे? सेकेंडरी का। थीटा 0 है, ये क्लियर है क्या सबको? थीटा 0 कैसे हुआ? क्लियर है? बताइए। चलो, इस प्राइमरी का फील्ड किधर गया? इनवर्ड्स। और इस सेकेंडरी का जो एरिया वेक्टर है वो मैं किधर लूंगा? इनवर्ड लूंगा क्या आउटवर्ड लूंगा? इनवर्ड ही लूंगा, मैं आउटवर्ड लूंगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि बी अंदर तो एरिया भी अंदर लेंगे, ताकि थीटा कितना हो जाए? 0। थीटा हमेशा 0 होगा, सो डोंट वरी। तो बताइए यहाँ पर B1 का वैल्यू तो खाली लिखना है यार, लिख नहीं पा रहे हो क्या?
B1 का वैल्यू कितनी आएगी बोलो, म्यू नॉट I1 बाय 2R1। 82 कितना है, 82 बाय R2 स्क्वायर, और नीचे एक I1 था, भूल गए, I1 भी है, I1 तो कटेगा ही, I1 तो कटना ही है। बोलो एक्सप्रेशन क्या बना, म्यू नॉट पाई R2 स्क्वायर बाय 2R1। हाँ, तो अब एक बात बताइए, एक बात ये बताइए, अगर मैं सर्कुलर की जगह दोनों स्क्वायर लूप ले लूं तब भी हो सकता है, बाहर भी स्क्वायर अंदर भी स्क्वायर। अच्छा ठीक है, अगर मैं बाहर स्क्वायर ले लूं अंदर सर्कुलर ले लूं तो भी हो सकता है कुछ फॉर्मूला, बाहर सर्कुलर अंदर स्क्वायर ले लूं, बाहर हेक्सागोनल अंदर हेक्सागोनल। अरे कितने केस हो सकते हैं, इनफाइनाइट केस हो सकते हैं ऐसे तो क्या हम सबके लिए फॉर्मूला बनाते फिरेंगे क्या? नहीं, हम एक कॉमन डिपेंडेंसी याद करते हैं, यहाँ पर कॉमन डिस्टेंस या रेडियस या लेंथ के साथ डिपेंडेंसी याद करते हैं। देखो यहाँ कॉमन डिपेंडेंसी प्रोपोर्शनलिटी क्या है एम की, ध्यान से देखो, R2 यानी अंदर वाली का स्क्वायर डिवाइड बाय R1 मतलब कौन, बाहर वाली की पावर 1। ये देख रहे हो क्या, यही सेम प्रोपोर्शनलिटी हर केस में फॉलो होगी। आप चाहे निकाल के देखना, अभी यहां पर एक तो निकल ही गया है ना, तो ये क्या लिखा गया है, इनर लूप की डायमेंशन का पावर 2 डिवाइड बाय आउटर लूप की डायमेंशन का पावर 1। लूप कैसे है, सर्कुलर, तो डायमेंशन कौन हुई, रेडियस। अगर लूप हुआ स्क्वायर तो डायमेंशन क्या होगी, साइड होगी कि नहीं होगी। लूप हुआ ट्रायंगुलर तो डायमेंशन क्या होगी, साइड। हाँ करके हूं, सभी सभी के सभी लिखूंगा। चलो सिमिलरली करके मैं लिख रहा हूं, आप देखना, सिमिलरली मान लो मेरे पास, एक करके देखेंगे लेकिन एक और करेंगे, एक आप क्वेश्चन खुद से करेंगे, बाहर एक सर्कुलर लूप और अंदर मैं क्या ले रहा हूं, एक स्क्वायर लूप। क्या ये दो कोइल पॉसिबल नहीं है, दो कोइल ऐसी भी तो हो सकती हैं। चलो तो इसके लिए करो सब लोग, करो करो फटाफट से। दोनों के टर्न्स 1 है और अंदर वाले लूप की जो लेंथ है वो क्या मान ली मैंने, एल। एल साइड का स्क्वायर लूप है, बाहर वाले लूप का रेडियस क्या है, आर। इसके लिए दोबारा लिखो, जब एक बार और कर दो बस यही वाली चीज, ठीक है, इसी को करके देखिए, ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से। प्राइमरी कौन है, सर्कुलर, सेकेंडरी कौन है, देखो ये वाली प्रोपोर्शनलिटी आ रही है कि नहीं आ रही, देखो आ रही है कि नहीं आ रही है, ऊपर एल स्क्वायर और नीचे आर आ रहा है कि नहीं आ रहा, आना चाहिए। तो m का फॉर्मूला लिखता हूं मैं, phi2 बाय I1, क्योंकि n यहां 1 है इसलिए मैं उसको नहीं लिख रहा हूं। तो बताइए phi2 क्या होगा, phi2 का फॉर्मूला, phi2 B1 की वजह से मिल किसको रहा है, 2 को, बाय I1। बोलो यही सही है क्या, B हमेशा किसका लेना है, प्राइमरी का, ठीक है। चलो अब बताओ सर्कुलर का B फिर से बताओ, पता है ना, सर्कुलर का B फिर से पता है, म्यू नॉट I1 बाय 2R, आ रहे हैं रेडियस, और एरिया 82 कौन है, 82 सेकेंडरी कोइल कौन सी है, स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या है, साइड का स्क्वायर। ये I1 कटा, जरा देख ले, म्यू नॉट L स्क्वायर बाय 2R, व्हाट इज द प्रोपोर्शनलिटी, प्रोपोर्शनलिटी क्या है, अंदर वाले की डायमेंशन का स्क्वायर डिवाइड बाय बाहर वाले की डायमेंशन का पावर 1। क्लियर है, तो ये प्रोपोर्शनलिटी हमेशा फॉलो होगी। अब तुम बताना मेरे को, अगर मैं इस सवाल की बात करूं, ये तो हो गया ना, क्वेश्चन था कहां गया, अच्छा इसमें दिया नहीं होगी। चलो एक क्वेश्चन अभी मैं कर रहा हूं, ये दोनों हो गए क्या, ये पूरा फॉर्मूला याद नहीं करना है, कभी भी इस पूरे फॉर्मूला पे सवाल नहीं पूछेगा, प्रोपोर्शनलिटी पे सवाल पूछेगा, क्योंकि हम वो भी जानता है कि ऐसे इनफाइनाइट स्ट्रक्चर हो सकते हैं, दोनों स्क्वायर हो सकते हैं, दोनों, लिख लिया, ये तो दिया हुआ था ना, डायग्राम तो दिया हुआ, चलो कर लो, इसको नोट कर लीजिए भाई फटाफट, 1 मिनट में नोट करिए। मैं ऐसा ही आपसे जनरल केस पूछ रहा हूं, दो स्क्वायर लूप का, तो उसके लिए आप बताएंगे मुझे क्या प्रोपोर्शनलिटी आएगी। वो घटना पड़ना तो ठीक है, आप तो ये देखो, सिमिलरली बताइए मुझे यहां पर क्या आंसर आएगा, कोई बता सकता है, ये है L1
ये है L2। बताइए यहां पर M क्या आना चाहिए? अब इतनी बार बोलते को हो गई, समझ तो आ गया होगा। अंदर वाला L2, इसका स्क्वायर, बाहर वाला उसकी पावर 1। बस ये फॉलो, अब आप निकालो चाहे सारा कुछ करो, बनेगा यही, प्रोपोर्शनलिटी यही आएगी, इसलिए तो बता रहा हूँ। ठीक है, अगर मान लो ये है, बाहर वाला कौन है? एक हेक्सागन, उसकी लेंथ है L, अंदर है एक सर्कुलर लूप, इसकी रेडियस है R। बताओ M क्या आएगा? अंदर वाले की स्क्वायर, बाहर वाले की पावर 1। क्लियर हो गया? ये दोनों एग्जांपल लिख लीजिए, हो गया। करंट क्या M के फॉर्मूलाज में I आ रहा है, फाई आ रहा है? जरा ध्यान से देखिए, M के फॉर्मूलाज में I और फाई आ रहा है, तो यहां पर लिखिए फिर नोट, जैसे वहां लिखा था ना नोट, क्या हो? M डज नॉट डिपेंड्स ऑन फाई 2 और I1। अरे समझ आया क्या? क्यों? क्योंकि अगर प्राइमरी कॉइल का करंट बढ़ेगा तो सेकेंडरी का फ्लक्स भी उसी के साथ साथ बढ़ता जाएगा। I1 बढ़ा तो फाई 2 भी बढ़ेगा, लेकिन व्हाट विल रिमेन सेम? M। M तो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो करता किस पर डिपेंड है? M डिपेंड्स, फॉर्मूलाज दिख रहे हैं आपको? फॉर्मूलाज में क्या क्या आ रहा है? लेंथ, रेडियस, मीडियम आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसका मतलब डायमेंशंस पर और मीडियम पर, डिपेंड्स ऑन डायमेंशन। अब डायमेंशन में सब आ गया, लेंथ, रेडियस, एरिया, वॉल्यूम सब आ गया, डायमेंशंस एंड मीडियम। ठीक है, यही सेम चीज वहां थी, रिलेट करते हुए चलो, कुछ याद नहीं करना पड़ेगा। क्या? हाँ, उस आयरन कोर, अगर ये इनमें कहीं मीडियम रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, सोलेनोड वाले केस में आप हाँ आयरन रखेंगे तो उसमें फॉर्मूला, वहां फॉर्मूला क्या था? म्यू नॉट n1 n2 a/l था, तो म्यू r टाइम्स हो जाएगा। दैट्स इट। चलिए अब हम अगले सवालों पर आ रहे हैं, सब लोग अगले सवालों को करेंगे भाई। ठीक है, क्या चीज? M depends on dimensions and medium. M does not depend on flux or current. नहीं नहीं, देखो समझे नहीं, फॉर्मूला क्या था? फाई 2 प्रोपोर्शनल टू I1। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी आया तो क्या आया? एक कांस्टेंट आया। तो ये कांस्टेंट फाई और आई पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, करंट बढ़ेगा तो क्या बढ़ जाएगा? फाई बढ़ जाएगा। बट एम क्या है? वो एम कांस्टेंट रहने वाला, तो आई या फाई के चेंज होने से एम चेंज नहीं होगा, ये बताना चाह रहा हूं। ठीक है, चलिए तो इसके बाद आगे बात करते हैं। एक सवाल आप सब लोगों के सामने कर रहे हैं क्या? अटेम्प्ट करिए, इस सवाल को करिए और बताइए क्या आंसर आएगा। कोई मुश्किल सवाल नहीं है, सब लोग कर सकते हैं। प्राइमरी करंट चेंज हो रहा है 10 एम्पियर से 5 एम्पियर, कितने समय में हो रहा है वो भी दे रखा है। इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी दे रखा है 50 मिली वोल्ट, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस बताइए। हाँ, अब सीधी सी बात है, सेकेंडरी कोइल का ईएमएफ दे रखा है, फॉर्मूला कौन सा लगेगा? ईएमएफ वाला। बस तो ऐसे ही तो हमको समझना होता है। तो E2 इज माइनस एम डी आई कर दो, DI1 कर दो, चाहे डेल्टा आई कर दो, बात एक। डी डेल्टा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि चेंज बड़ा है, टाइम इंटरवल बड़ा है, इसलिए डेल्टा बोल रहा हूं, बाकी आप इसको भी यूज कर सकते हैं। बस डी छोटे के लिए जनरली लिखा जाता है। यस, डेफिनेटली लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे। E2 कितना दिया है? 50 मिली वोल्ट, 50 मिली वोल्ट। और M जो है, M आपको पूछा है, M पूछा है, करिए।
हाँ हुआ क्या भाई? अरे ये सवाल तो कर लो, बहुत आसान सा है। आ गया? तो E2 दे रखा है, M पूछा है, चेंज कितने का हुआ? DI1 मतलब फाइनल माइनस इनिशियल लिखूं? ठीक है, तो फाइनल हो गया 5, इनिशियल था 10, समय कितना ले रहा है? 0.1 सेकेंड। बस बोलो आ जाएगा यहां से? बोलो कितना आ गया, सीधा लिख दूं? 1 आ रहा है क्या? 1 मिली हेनरी। कर सकते हो थोड़ा बहुत गुणा भाग, बड़ा सिंपल है। ठीक है, तो ये सिंपल सा सवाल है, देख लो। अभी आ रहे हैं और भी आ रहे हैं, बेसिक से शुरुआत की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अब इस क्वेश्चन में आप देख लो, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इस बार फिर करंट दिया है, लेकिन करंट जो है समय के साथ बदल रहा दिख रहा है। साइनसोइडल फंक्शन अपने नोट्स में देखो, है ना सबके पास? 2 sin 100πt। इसमें देखते हैं, शायद हाँ ऐसे ही कुछ आएगा। तो डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस तो की है यार, मैंने ही करा दी है। साइनोसॉइडल इनकी तो मैंने भी बता दी है कई बार, तो अब तो कर ही लो। I1 दिया है, M दिया है, और फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन सेकेंडरी। तो फॉर्मूला फिर से E2 बराबर माइनस M/dI1/dt लगेगा। लेकिन यहां पर I1 एक फॉर्मूला दिया है, टाइम का फॉर्मूला। इसका मतलब हमें डिफरेंशिएशन करना है उसका। M 10⁻⁻²। सो डिफरेंशिएशन 2 sin 100πt का डिफरेंशिएशन, तो मैं लिख दूं सीधा यहां पर 2 sin 100πt का डिफरेंस। साइन का करूंगा तो क्या आएगा? कोस, एज इट इज कोस। क्या ये हो गया? नहीं। अब अंदर चैन रूल पढ़ाया ना, साइन का करा कोस, अंदर है 100πt। 100πt का डिफरेंशियल क्या होता है? 100π। 100π होता है टी का 1, तो 100π यहां पर क्या होगा? मल्टीप्लाई। अरे समझ आया क्या? पहले भी करा दे, मत पूछ लेना है दोबारा। ठीक है ना, बाहर ना अंदर। हाँ 200π। बताओ क्या हो गया यहाँ पर? 0.2π हो गया कि नहीं हो गया? फिर ये 200, सॉरी 0.2 नहीं, 2π, सिर्फ 2π। 2π कोस 100πt। हाँ, अब आगे एक इंफॉर्मेशन मैं बता देता हूं। ये जो ईएमएफ आ रहा है ये भी वेरिंग आ रहा है। देखो कोस 100πt, इसका भी तो, ये भी तो वेरिएशन होता है। कोस का भी तो कुछ ग्राफ होता है। यानी ईएमएफ जो आ रहा है वो कैसा आ रहा है? ऐसा आ रहा है, ये यूं यूं वेरिंग। कोस का ऐसा ही कर्व होता है। लेकिन हमको सवाल में पूछा क्या है? मैक्सिमम। तो मैक्सिमम वैल्यू सब जानते हैं क्या होती है? अरे इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? जब कोस क्या होगा? मैक्सिमम जो होता है 1, यानी जो बाहर लिखी हुई वैल्यू है उसी की तो बात कर रहा है। तो साइन या कोस के बाहर लिखी हुई जो वैल्यू होती है वही उसकी क्या वैल्यू होती है? मैक्सिमम वैल्यू होती है, जिसको पीक वैल्यू भी हम बोलते हैं, एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर E2 मैक्स या E2 की पीक वैल्यू बोलो कितनी आएगी? 2π। अब कोई कहेगा सर -2π आएगी, तो वो सिर्फ माइनस डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है, पीक वैल्यू इज 2π, दैट इज 6.28 वोल्ट। क्लियर है ये? बताइए। तो ये मैंने एक साधारण सा डिफरेंशिएशन किया है, जो पहले भी बताया है, साइन का, कोस का। ठीक है, हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन